उस तेरी गायब हो गया। क्यों? हिल जाता है ना तो गायब हो जाता है। चलो, नमस्कार। तो आज हम सुन रहे हैं लक्ष्मी कर्णन की कहानी। लक्ष्मी तमिल लेखिका है, बहुत महत्वपूर्ण लेखिका तमिल की। और आप कहानी सुन करके देखेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण लेखिका है और कितनी सहज ढंग से वो बात कह जाती हैं, चरित्रों का निर्माण कर लेती हैं। समय, जैसे कि वो छूती हैं समय को, आज से 30-40 साल पहले के समय को, आज के समय को, बदलते समय को। लेकिन क्या हर किसी के लिए समय बदला? अगर हर किसी के लिए समय बदल गया होता तो लक्ष्मी ने यह कहानी ना लिखी होती। कहानी का शीर्षक है स्त्री घड़ी, जिसे मैं घड़ी ही कहना पसंद करूंगी। मेरे लिए कहानी का शीर्षक है घड़ी। और कहानी आप लोगों को पता ही है, आकाशी आकाश में। मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था इस किताब के बारे में। फोटो नहीं दिख रही है अच्छी तरह से, ऐसे दिखेगी। आकाशी आकाश, ये पेंगुइन से छपी है लक्ष्मी की कहानियाँ हैं ये। और सच कहूँ तो लक्ष्मी को बेहद सम्मान, बेहद प्रेम मिला है। लोग उन्हें बहुत स्नेह करते हैं, उन्हें बहुत सम्मान भी मिले हैं। और जब आप कहानी देख पढ़ सुनेंगे आप सब लोग, तो आपके मन में भी गहरा सम्मान जगेगा इस कहानी को सुन करके। मैं इस कहानी को सुनाने से पहले अपनी एक कविता है जो आप बहुत लोगों ने पढ़ी है, या केवल से बहस में छपी है ये कविता। उसका शीर्षक है बहाने से जीवन जीती है औरत। उसकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगी और आपको समझ में आएगी कि ये पंक्तियाँ मैंने क्यों पढ़ी। और आप जब कमेंट करेंगे तो ये बताइएगा कि ये पंक्तियाँ मौजूद थी, यानी कि इसके उपयोगी थी या नहीं। बहाने से जीवन जीती है औरत, सोने के लिए बच्चे को सुलाने का बहाना, गाने के लिए लोरी सुनाने का बहाना, सजने के लिए पति रिश्तेदारों का बहाना, रोने के लिए प्याज छीलने का बहाना, जीने के लिए, जी हाँ, जीने के लिए औरों की ज़रूरतों का बहाना, अपने होने का बहाना ढूंढती है औरत। इसी तरह जीवन को जीती है औरत, बहाने से जीवन जीती है औरत। जब भी मैं इस कहानी को पढ़ती हूँ, स्त्री घड़ी या घड़ी को, तो मुझे ये पंक्तियाँ बेसाख्ता याद आती थी। तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। देखिए, अब सुनते हैं हम कहानी। और मैंने कहा ना, पिछले समयों को, आज के समय को और आज के समय को आच्छादित करते हुए, पिछली जो हमारे सोच है जिससे हम लोग लड़ रहे हैं, और हम लोग लड़ते रहें और अपनी सोच को बदले, यही तो ज़रूरत है। स्त्री घड़ी। अच्छा, एक और बात बता दूं, लक्ष्मी कावेरी नाम से तमिल में लिखती हैं। और ये जो नाम मैंने पढ़ा कावेरी, तो मुझे लगा कि सचमुच में जीवन दायिनी नदी, जल, जल जिसका अपना रंग नहीं होता, जीवन होता है, लेकिन बहुत सारे रंगों को वो उद्भासित कर देता है, रंगों में ढल जाता है, उसके बावजूद पानी पानी ही होता है। मैंने कितने भी रंग कर लें, लेकिन जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी ही पीते हैं। तो चलिए सुनते हैं लक्ष्मी कावेरी की कहानी, स्त्री घड़ी। इसका अनुवाद मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसका अनुवाद शुभंकर मिश्र ने किया है। और शुभंकर मिश्र ने बहुत अच्छा अनुवाद किया है। तब तक वह ऑर्टेगा पार्क का दूसरा चक्कर लगा चुकी थी। बूंदाबांदी अब तेजी पकड़ती जा रही थी। मलइका के सिर को अपनी साड़ी के पल्लू से ढकती सावित्री पानी के झरने के पास बने छज्जे में तेजी से घुस गई। वहां पहले से ही कैलिफोर्निया के नियमित रूप से सैर करने वालों की भीड़ जमा थी, और ऐसी स्थिति गड्ढमड्ढ वाली हो गई थी। उनमें से कई चेहरे तो सन्नीवेल तथा उसके इर्द गिर्द प्रायः उसे दिख जाया करते थे। 4 लोग वहां जमा भीड़ के बाहरी हिस्से में ऐसे खड़े थे कि इधर वर्षा खत्म हो और वे झट से बाहर निकल लें। सावित्री सोच रही थी कि कैसे अभी 10 मिनट पहले ही वे खुले पार्क में एक दक्ष चीनी निर्देशिका के निर्देशन में भव्य रूप से
ताई ची नृत्य कर रहे थे। सावित्री ने मलाइका के चेहरे को पोंछते हुए हामी में अपना सिर लाते हुए उसे वर्षा में खेलने की अनुमति दे दी। फिर अपनी घड़ी को कलाई से उतारकर पोंछते हुए उसने छोटे से बटुए में रख लिया। रखना ही था, वह जल निरोधक घड़ी नहीं थी। याद आता है कि यह उन दिनों सेल की सबसे सस्ती घड़ी थी, मात्र $5 की। इसके जल निरोधक होने का तो सवाल ही नहीं उठता। घर में इससे कई गुना महंगी घड़ियां हैं जो पानी घुस जाने के कारण बंद पड़ी हैं। उनकी मरम्मत पर भी अच्छा खासा पैसा लगाया जा चुका है, पर वे कहाँ ठीक हो पाए। इस घड़ी के बारे में भी उसके बेटे विजय भास्कर ने कभी बताया था कि यदि यह रुक जाती है तो बस इसे सीधे कूड़ेदान में ही फेंकना पड़ेगा। ये लीजिए मम्मी, विजय ने उसे घड़ी पकड़ाते हुए कहा था। इसे मैंने आपके लिए खरीदा है। वैसे कह नहीं सकता कि वह कितने दिन चलेगी। यह 4-6 महीने भी चल सकती है और हो सकता है कि हफ्ते 2 हफ्ते में ही बंद हो जाए। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यह बस आपकी किस्मत पर है। कहते हुए हंस पड़ा था। वैसे यह लेडीज घड़ी होती तो अच्छा था। मुझे यह बात तो इसे पहले ही देख लेना चाहिए था इस बात को। खैर, वे इसे यूनिसेक्स घड़ी कहते हैं, इसलिए आप इसे पहन सकती हैं। वह मुस्कुराया था। यह बात आज से 2 साल पहले की है। तब से लेकर यह घड़ी बिना रुके अटके आज तक चल रही है। यह तब तक टिक टिक चलती रही जब तक कि विजय और उसकी पत्नी इस बात को भूल न गए। वे लोग शायद इस घड़ी को लेकर मजाक करते करते उकता चुके थे और उसके यथाशक्ति चलने की आशा में बात को उन्होंने मन से उतार दिया था। आओ आओ मेरी बच्ची, सावित्री ने मलाइका से कहा। वर्षा रुक गई है, जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी। उनके साथ ही साथ ऑर्टेगा पार्क से और भी कई लोग निकले। गुजराती, पंजाबी, दक्षिण भारतीय और कुछ बंगाली। भारतीयों के विविध मूल के लोग। सावित्री और मलाइका स्कूल के मैदान को पार कर चुकी थी। 2 गली पार करने के बाद उनका घर पड़ता था। सावित्री ने मलाइका का हाथ थामते हुए गली को तेजी से पार किया। वर्षा की फुहारें पड़ रही थी। मैं आखिर छाता लाना क्यों भूल गई। पर सवेरे तो आसमान एकदम साफ था, धवल नील आसमान। यह कैलिफोर्निया के नवंबर महीने का मौसम है। पहले से अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है इस मौसम में। छाता लेकर ही हर जगह चलना चाहिए मुझे। घर पहुंचने पर सावित्री ने बटुए से घड़ी निकाली और रसोई के कोने में उसके लिए पहले से बनी एक सुरक्षित जगह पर रख दी। फिर मलाइका की अलमारी खोलते हुए उससे पूछा, बच्चा आज क्या खाओगी? व्हीट चेक्स, चीरियोस, लकी चार्म्स, क्या क्या चाहिए आज? चीरियोस, मलाइका ने कहा। उसने उसे खाने की मेज पर बैठाया और कटोरी में रखे चीरियोस में दूध डालते हुए बोली, जल्दी करो, तुम्हें तैयार भी होना है। याद है ना, तुम्हारे मम्मी पापा आज तुम्हें घुमाने ले जा रहे हैं। जल्दी जल्दी, आज जल्दी से नाश्ता हो जाएगा मेरा बच्चा। मलाइका कटोरी में चम्मच चलाते हुए दादी को देखकर मुस्कुराने लगी। स्ट्रॉबेरी चाहिए तुम्हें? सावित्री ने पूछा तो बच्ची ने खुशी से आमी भर दी। सावित्री ने उसमें थोड़े से फल डाल दिए। वह पल भर के लिए वहीं खड़ी रही और मीठी मीठी स्ट्रॉबेरी को उसके नन्हे से मुख में गायब होने के नजारे का आनंद लेने लगी। वहां से हटी तो वह उन लोगों के लिए पिकनिक पर ले जाने के लिए भोजन बनाने चली गई। वह तवे पर फटाफट पराठे सेक रही थी कि उसकी बहू आशा वहां आ गई। उसके शरीर से शैम्पू की खुशबू आ रही थी। वह एकदम तरोताजा लग रही थी। पिकनिक पर ले जाने के लिए दोपहर का भोजन तैयार हो गया क्या मम्मी? आशा ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तब तक तुम लोग दोनों नाश्ता कर लो। विजय कहाँ है? बुलाओ उसे। वे नहा रहे हैं, मैं आपकी मदद कर दूं क्या?
आशा ने दरवाजे पर रुकते हुए पूछा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। ठीक है, मैं तब तक अपने बाल सुखा लेती हूँ। आप क्या सच में हमारे साथ नहीं चलेंगे मम्मी? चले नहीं, आओ प्लीज चलिए। और किसी दिन चलूंगी। आलू प्याज का मसाला पराठे में ठूसती हुई सावित्री बोली। लेमन राइस तैयार थे, पराठे उसने डिब्बे में रखे, बाकी चीजों को भी ठीक से बांधा, पानी की बोतल भी साथ रखी, मलाइका के लिए अलग से गोल्ड फिश, ग्राहम क्रैकर्स, नीला कुकीज, फल, हाथ पोंछने के लिए नैपकिन, प्लेटें, चम्मच, सब कुछ व्यवस्थित करके कार में पीछे रख दिए। फिर गैराज के अंदर पलटते हुए उसने उन लोगों को जल्दी करने को कहा। अरे जल्दी करो, बहुत देर हो रही है, कब निकलोगे? जल्दी से निकलो। घड़ी पर नजर डाली, 10 बज रहे थे। विजय, विजय, आशा, आओ बच्चों, उसने पुकारा और उनके लिए नाश्ता लगाने लगी। नाश्ते में उपमा के साथ नारियल धनिया की चटनी बनी थी। अरे वाह, माय फेवरेट, विजय ने उपमा देखते ही बोला। सावित्री ने मलाइका के कुछ खिलौने उठाए, बैंगनी रंग वाला बंदर, पांडा, भालू वगैरह, और उन्हें बांधकर गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया। हमारे साथ तुम भी क्यों नहीं चल रही मम्मी? ड्राइवर की सीट पर अपने को स्थित करता विजय बोला। सावित्री मुस्कुराने लगी और उन्हें हाथ हिला करके विदा कर दिया। रिमोट का एक बटन दबाने भर से गैराज का शटर नीचे आ गया। शटर गिरने से चारों ओर अंधेरा छा गया। सावित्री ने लाइट जलाई। लाइट जलते ही धुलाई के लिए टोकरी में रखे कपड़ों का ढेर चमक उठा। बाईं ओर पड़ा बर्तनों का ढेर भी नजर आने लगा। उसके सामने भिगोए हुए चावल और उड़द की दाल थी, जिसे बिजली से चलने वाली चक्की में पीसना था। चीजों के इधर उधर बेतरतीबी से फैले होने के कारण गैराज खूब अस्त व्यस्त दिख रहा था, जैसा कि तुमकूर में उनके मायके का घर। पिता के घर में भी एक बड़ा सा हॉल हुआ करता था, जिसमें 3 बेटियां और उनकी माँ रहा करती थी। सावित्री फिर तेजी से गुसलखाने में घुसी, फटाफट स्नान किया, मंदिर का दिया जलाया और नाश्ते के साथ अपने पीने के लिए एक कप कॉफी बनाई। सन्नी वेल चढ़ते दिन की रोशनी में चमक उठा था। सूरज की तेज चमकीली रोशनी खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। ऐसे में आसमान की नीलिमा स्वच्छ धवल लग रही थी। देखो, फिर से नीला हो गया, अभी कितना बरस रहा था। नवंबर है ना। कॉफी पीते मन में आया कि कितनी धूप निकल आई है, अब मुझे और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, कपड़े फटाफट धो लेने चाहिए। पीछे गैराज में साबुन के पानी में कपड़े हिलकोरे लेने लगे और मशीन के चलने की आवाज आने लगी। वह कपड़े धोने की मशीन के सामने एक छोटे से स्टूल पर बैठकर इंतजार करने लगी। मन पता नहीं कहाँ चला गया, जाने कहाँ पहुंच गया। गंदे कपड़ों को घर के पिछवाड़े के खुरदरे ऊंचे पत्थर पर इस प्रकार डाल दिया जाता तुमकूर में कि बगल से बहता पानी उसमें से होकर जाए। तुमकूर में ऐसे ही कपड़ों को धोया जाता था। पत्थर पर कपड़े रखकर उन्हें डंडे से पीटा जाता था। उसके बाद उन्हें पानी से खंगालकर निचोड़ा जाता और फिर सूखने के लिए फैला दिया जाता था। सावित्री, उसकी बड़ी बहन मंगलम और छोटी बहन राधा आपस में मिलकर घर के सारे कपड़े धोया करती। अपने छोटे भाई के कपड़े, पैंट, बनियान आदि धोते समय वे इस बात का खास ख्याल रखती कि वे ब्रश के साथ अच्छी तरह से साफ कर दिए जाए। सावित्री की बड़ी बहन मंगलम परिवार की पहली बच्ची थी। मंगलम का मतलब किसी शुभ कार्य के संपन्न होने से है। उसका यह नाम इस आशा से रखा था कि परिवार में आगे अब बेटी पैदा न हो। परंतु मंगलम के बाद सावित्री और फिर राधा का जन्म हुआ। 3 बेटियों के बाद फिर माधव पैदा हुआ। घर में खुशी की लहर दौड़ गई, लड्डू बांटे गए। उन तीनों बालिकाओं को इस बात को समझने में देर नहीं लगी कि उनका जन्म पुत्र प्राप्ति की सनातन आशा में प्रयोग करते करते हो गया। पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी।
मानो उस एक पुत्र के लिए वे रास्ता बनाने का माध्यम बनती। माधव को अपने कपड़े धोने नहीं पड़ते थे। तीनों बहनों में से कोई ना कोई उसके कपड़े धो देती। वे सभी खाना बनाने, घर साफ करने, कपड़े सिलने और घर के सभी कामों में हाथ बटाया करती थी। उनकी मदद से पूरा घर किसी तेल पड़ी मशीन की तरह सुचारू रूप से चला करता। मंगलम और सावित्री हालांकि पढ़ाई में अच्छे थी, परंतु दोनों के नाम स्कूल से कटवाकर उन्हें घर पर बिठा दिया गया ताकि माधव की स्कूल फीस का खर्चा निकाला जा सके। पर माधव था कि साल दर साल पास होने में सफल ही नहीं होता था। एक बार मंगलम ने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या वह अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकती है, परंतु जवाब में उसने क्या सुना कि उसे एक सुघड़ बड़ी बेटी की तरह घर संभालने और माधव का समुचित रूप से ध्यान रखना चाहिए। वह माधव को रोज सुबह स्कूल छोड़ने और फिर दोपहर में वापस लेने जाती। राधा ने तो कभी स्कूल का मुंह ही नहीं देखा। वह सारा समय घर बैठी अपनी बड़ी बहनों की पुरानी पुस्तकों को पढ़ने में बिताती थी। माधव को अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है। वो बहुत कमजोर है, इसलिए वह ठीक से पढ़ नहीं पाता। उसके माँ बाप का अधिकांशतः यही विचार था। उसे मलाई वाला दूध, मक्खन, शाक सब्जी और तरह तरह के फल खिलाए जाते। पर यही मलाई वाला दूध जब उन तीनों लड़कियों को दिया जाता तो उसमें पर्याप्त पानी मिल जाता। शाक सब्जी भी नहीं दी जाती थी और फल तो मात्र उनके दर्शन भर के लिए होते थे। पर इन सब के बावजूद माधव प्रायः बीमार ही रहता था। जरा सी तबीयत बिगड़ी नहीं कि छठों से डॉक्टर को दिखाने ले गए। आनन फानन में दवाइयां खरीदी जाती और दूसरी तरफ उसी अनुपात में लड़कियों को मिलने वाला दूध जल के योग से और पतला होता जाता। माधव की तोंद निकलती जा रही थी। डॉक्टरों ने माधव को नियमित व्यायाम करने, खेलकूद और भोजन पर नियंत्रण रखने की सलाह दी, पर यह सब कुछ अनसुना कर दिया जाता। ऐसे में वे ऐसा मशवरा देने वाले डॉक्टर को ही बदल देते। फिर से मलाईदार दूध, मक्खन, खीर, मिठाई खिलाना शुरू कर देते। इधर उसकी कमीज या हाफ पैंट छोटी हुई और उधर झट से नए कपड़े आ गए। मंगलम और सावित्री की पढ़ाई पत्राचार माध्यम से चल रही थी। कारण इसमें परिवार को लगभग नहीं के बराबर खर्चा करना पड़ता था। मंगलम पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और देर रात तक पढ़ाई में जुटी रहती। पता है क्या हुआ? एक बार परीक्षा से ठीक एक सप्ताह पहले उसे अचानक बुखार ने जकड़ लिया। अरे सुनती हो, इसे खाने के लिए एकदम कुछ मत देना। उसके लिए उसके पिता का घर वालों को आदेश था। बुखार में भूखा रहने दो, बस एक मोटी चादर उड़ा दो, फिर देखना कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। उसकी माँ ने उसके लिए पतली सी खिचड़ी बना दी। आखिरकार बुखार उस भूख हड़ताल को सह नहीं पाया और मंगलम को 2 दिन में ही छोड़कर निकल भागा। देखा, उसके पिता विजयी अंदाज में बोले, मैंने कहा था ना कि इस तरह के बुखार में डॉक्टरों को दिखाना एकदम बेवकूफी है। अच्छा मंगलम, अब तुम ठीक हो गई हो, जाओ जरा राशन की दुकान से इस महीने का राशन ले आओ, और हाँ राधा, इसकी मदद कर देना। उन्होंने उन दोनों को आदेश देते हुए कहा। सावित्री की अगले दिन परीक्षा थी। वह यह बहाना बनाकर घर पर रह गई कि शाम का नाश्ता बनाने में उसे मां की मदद करनी है। अस्पष्ट सी छवियां उसकी चेतना में गड्ढमड्ढ होने लगी। कभी उसकी शादी हुई थी जिसने उसकी स्मृति में कोई छाप ही नहीं छोड़ी। उसका पति उससे कई वर्ष बड़ा था। विजय भास्कर के पैदा होते ही वह चल बसा था। उसने अपना सारा जीवन विजय के लालन पालन और उसकी पढ़ाई लिखाई में उत्सर्ग कर दिया। यह उसी के परिश्रम का फल था कि वह पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा निकला और यूएस तक आ पहुंचा। बहुत मेहनत की है। मुस्कुराती है सावित्री यह सोचकर कि उसका बेटा यूएस में है।
सहसा सावित्री को लगा कि सारी उथल पुथल उसके दिमाग की उपज है। गैराज में तो नीरव शांति थी और कोई हलचल नहीं। अब तक तो वॉशिंग मशीन भी बंद हो गई थी, कपड़े धुल चुके थे। उसने स्टील के बर्तन पर एक नजर डाली जिसमें इडली बनाने के लिए सारा सामान एकदम तैयार रखा था। उसने कपड़ों के ढेर को 2 बाल्टियों में डाला और उन्हें सुखाने के लिए उठाकर पिछवाड़े ले गया। रसोई घर की ओर वापस आते समय उसने देखा कि कपड़ों का एक और बड़ा सा ढेर वहां पड़ा हुआ है। साफ धुले और सूखे हुए ये कपड़े कमरे के सोफे पर पड़े हैं। वह किचन की ओर तेजी से बढ़ी और काबुली चने को, जो उसने रात में भी ही भिगो दिए थे, प्रेशर कुकर में जरा सा खाने वाला सोडा डालकर गैस पर चढ़ा दिया। आशा को चने की सब्जी रोटी के साथ नहीं, पूड़ी के साथ अच्छी लगती है। उसने सोचा, अरे इतना थक के बच्चे आएंगे तो रात में अच्छा खाना मिलना चाहिए ना उन्हें, बहुत थक जाते हैं बच्चे। अरे बाप रे, 11:15 बज गए। काउंटर पर रखी घड़ी पर नजर पड़ते ही सहसा उसके मुंह से निकल पड़ा। साथ ही लगा कि इस गैराज में वह अपने जीवन के 20 वर्ष गुजार चुकी है। उफ, कहाँ अटक गई है। अभी इडली के लिए चावल पीसने हैं। सोचते ही उसने वह पत्थर वाला मूसल चला दिया। पहले चावल, फिर उड़द की दाल डाली और मशीन चलने लगी। फिर उसने काबुली चनों पर डालने के लिए जल्दी से धनिया अदरक तैयार किया और विजय के लिए ग्रीन बेल पेपर सांभर भी बना दिया। प्रेशर कुकर की सीटी जोरों से बजने लगी। सावित्री ने एक बार फिर घड़ी की ओर देखा। इसे धीमी आंच पर 20 मिनट पकना चाहिए, तभी ठीक रहेगा। चने नर्म और मुलायम तभी होंगे। उसने स्टोव की आंच धीमी करते हुए सोचा। पीछे गैराज में जाकर फिर उसने पिसे हुए चावलों और उड़द की लुगदी डाली और उस पर चुटकी भर नमक डालकर लकड़ी के चम्मच से तब तक चलाती रही जब तक उसके हाथ नहीं दुखने लगे। उसका शरीर थकान से चूर हो रहा था। पल भर कर वह इस सन्नाटे में वहीं बैठ गई, बिना हिले डुले, एकदम निश्चल। रात के खाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। वह अपने लिए साधारण सा भोजन लेकर बैठ गई। भूख नहीं थी। सामने दही की परत सामान्य से ज्यादा मोटी दिखाई पड़ रही थी। वह उसमें तब तक पानी डालती रही जब तक कि वह तुमकूर की छाछ की तरह नहीं बन गई। उसने उसी छाछ के सहारे चावल निकले। चखने भर के लिए थोड़े से, जरा से काबुली चने अपने प्लेट में डाले। अच्छे बने हैं, आशा को अच्छे लगेंगे। पूड़ियाँ बनाने के लिए आटा गूंथा। अरे बाप रे, बैठक में सोफे पर कपड़ों का जो ढेर रखा था वह तो वहीं रह गया, हटाना ही भूल गई। फुर्ती से उसने उन कपड़ों को तह किया। उसमें सबके मिले जुले कपड़े थे। चलो इन्हें बाद में छांट लूंगी, उसने सोचा। अभी मैं इन्हें यहीं बिस्तर पर छोड़ देती हूँ। उसने उन्हें वहां से उठाया और सोने के कमरे में बिस्तर के कोने में 2 ढेरियों में बांटकर रख दिए। मलाइका के लिए अभी एक गिलास संतरे का जूस निकालना है और उसे फ्रिज से बाहर रखना है। वे अब किसी भी क्षण वापस आ सकते हैं। मलाइका थोड़ी देर आराम करेगी। उसने कुत्ते की शक्ल वाले मलाइका के पसंद के मग में मिनट मेड का जूस डालकर ढक कर रख दिया। फिर उसने अपनी घड़ी देखी। 2:30 बज गए। थोड़ा समय है, थोड़ा सा तो आराम करना चाहिए, बहुत थक गई हूँ मैं आज। सावित्री अपने कमरे में गई और बिस्तर के कोने में जाकर लेट गई। उसने घड़ी तय किए हुए कपड़ों के ढेर के पास उतार के रख दिया। अपनी आंखें बंद करके लेटना उसे काफी सुकून भरा लगा। मलाइका जब तनिक सुस्ता लगी तो फिर उससे पूछूंगी उसका पूरा दिन कैसा गुजरा। तब उसे कहानी सुनाऊंगी और उसकी चमकीली आंखों को देखूंगी। कल मैं उसे ऑर्टेगा पार्क ले जाऊंगी, उसे झूला झुलाऊंगी, उसे ढलानों पर से प्रफुल्ल होकर नीचे फिसलते देखूंगी। उसके कपड़े हवा में फहराने लगेंगे, उसकी आंखें तितलियों के पंखों की तरफ फड़फड़ाने लगेंगी
मलाइका नए युग की लड़की है, कैलिफोर्निया में पली बड़ी है, एक सुंदर सी तितली जिसके पंखों पर मानो सूरज सवार हो। तुमकूर की राशन की दुकान में तभी टेढ़ा मेढ़ा चलता एक कैटरपिलर बाहर निकला, सदा का भूखा, हरी पत्तियों और फलों की तलाश में, अपनी 6 टांगों पर सरकता हुआ। 3 टांग एक तरफ और 3 टांग दूसरी तरफ, जो उसे इधर उधर चलने में मदद करती है। बीच वाली प्रमुखता जो उसकी चाल को किंचित धीमा करती है। चल, वो तो है ही। पत्ते कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, वह फिर भी चल रहा है। पता नहीं इस तरह वह अगले सप्ताह तक जी पाएगा या नहीं। पर नहीं, वह जैसे तैसे जीवित रहा। लार्वा से बाहर निकला, उसने अपना सिर एक झटके से हिलाया और उस खोल से निकलकर सन्नीवेल की आशा बन गया। एक परिश्रमी प्रोफेशनल आशा जो अपने घर में खूब हरी पत्तियां और फल लाती रहती है। उसी कोशावस्था से बाहर निकली सुंदर तितली मलाइका, जो झूला झूलते हुए अपनी फहराती स्कर्ट पर सूरज को पकड़ती है। पहले लार्वा, फिर प्यूपा, फिर पूर्ण विकसित एक तितली। फरफर फरफर। मलाइका अपनी दादी को देखकर मुस्कुराई। दत्तू। सावित्री के लिए ऐसा था जैसे किसी कल कल बहते झरने का पानी पिया हो। वह मलैया के नर्म बालों में उंगलियां फिराने लगी। दिन भर के काम के बाद अब उसे बिस्तर दर्द और आरामदेह लग रहा था। उन्होंने अपने किसी मित्र के परिचित डॉक्टर को बुलवा भेजा। नहीं तो भला इस प्रदेश यूएस में कौन डॉक्टर किसी को घर में देखने जाएगा। डॉक्टर बिस्तर की ओर बढ़ा और सोती हुई सावित्री को देखा। बिस्तर के पास ही पड़ी तह किए कपड़ों की 2 ढेरियों को परे सरकाया। भगवान के लिए इन्हें सांस लेने दो, ये सब यहां क्यों रखा है, हटाइए इसे। डॉक्टर ने अधीरता से कहा। आशा ने सकुचाते हुए कपड़ों का एक ढेर हाथों में उठा लिया। मम्मी ने रखा होगा ही नहीं यहाँ, मम्मी रख देती हैं। नहीं नहीं, इन्हें खुलकर सांस लेने की जरूरत है, सब कुछ हटाइए यहां से। डॉक्टर ने अपना आला कानों में लगाते हुए बीच में ही बात काटी। उसने आले का दूसरा छोर सावित्री की छाती पर लगाया और साथ ही उनकी नाड़ी जांचने लगा। बिना एक शब्द बोले पहले तो वह बिस्तर पर पड़ी उस मूरत को देखता रहा। और फिर हाथ बांधकर सामने की ओर खड़ा हो गया। उसने अपना सिर हिलाया और विजय की ओर मुड़ा। मुझे खेद है, बेहद अफसोस है आपकी मम्मी। पर डॉक्टर साहब, जब हम घर से गए थे तो ये बिल्कुल ठीक थे। विजय ने एतराज किया। उसका गला सूखने लगा था। आशा कमरे में कपड़ों की दूसरी ढेरी उठाने आई, जिसे डॉक्टर ने उसकी ओर सरका दिया। तभी उसने सावित्री के पास पड़ी बदरंग भूरे रंग की घड़ी को देखा। यहां इस घड़ी का क्या काम है? यह तो 3 बजे ही बंद हो गई है, इस समय तो लगभग 6 बजने को है। उसने घड़ी विजय की ओर बढ़ाई। 3 बजे? 3 बजे बंद हो गई? तब तो उसी समय मेरी मां मरी होगी, विजय बोला।
उसकी आंखें छिलछिला गई। क्या तुम आखिर इतने विश्वास के साथ यह बात कैसे कह सकते हो? डॉक्टर ने प्रतिप्रश्न किया। कितने विचित्र, कितनी अज्ञात बात है, यह डॉक्टर की आंखें कह रही थी। क्योंकि डॉक्टर, यह घड़ी काम करते करते आखिर रुक जो गई कि बहुत लंबे समय के बाद विजय ने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढांप लिया। विजय भास्कर, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं समझ रहा। अपने पर काबू रखो विजय। हालांकि मैं समझता हूं कि यह कितना मुश्किल है, लेकिन काबू तो रखना पड़ेगा ना। मैं समझ सकता हूं कितना बड़ा आघात है कि घर वापस आओ और पाओ कि मां नहीं रही। बहुत बड़ा आघात है। मुझे सच में बहुत अफसोस है विजय। उसने विजय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। विजय। डॉक्टर का हाथ विजय की सुबकियों से धीरे धीरे कांपने लगा। घड़ी बंद है, बंद हो गई। अब वह कभी नहीं चलेगी, कभी भी नहीं चलेगी वापस। घड़ी ही ऐसी थी। सुना था ना आपने, कितने दिन भी चल गया, घड़ी बंद हो गई।